अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं सब लोग? बेटे आवाज आ रही है मेरी? जी मैम आ रही है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह बेटे। अच्छा, कोई क्वेश्चन है बेटे लास्ट लेक्चर में 60 का? लास्ट क्लास में हमारी डिस्कशन कहाँ तक हुई थी? क्लास आप लोग सुन रहे हैं? मैम क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी तक हुई थी। ओके, मेरा ख्याल है कि हम डिस्कस कर चुके हैं इस चैप्टर को। फिर तो हमारा कंप्लीट हो गया हुआ चैप्टर। देन स्टार्ट अदर। अच्छा बेटे, आज फिर हम जो है ना वो सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं कोर्स ऑफलाइन से। और ठहरे, मुझे वो चैप्टर ओपन कर लेने दें बस। बायोलॉजिकल साइकोलॉजी बेटे आज हम डिस्कस करेंगे। और बायोलॉजिकल साइकोलॉजी में बेसिकली वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमारी जो साइकोलॉजी जो है ना उसकी बायोलॉजिकल बेसिस क्या है, ठीक है। और हमारी साइकोलॉजी क्या है बेसिकली, चैप्टर सो इसकी डेफिनेशन क्या है साइकोलॉजी की, कि इट्स अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। तो बेटे माइंड और बिहेवियर, माइंड बेसिकली मेंटल प्रोसेसेस है ना, जिसको हम कहते हैं थॉट्स हैं, जैसे हमारी परसेप्शन है, हमारी मेमोरी है, इंटेलिजेंस है। तो इन सब की बायोलॉजिकल बेसिस क्या है उसको हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल साइकोलॉजी में, ठीक है। तो एक सेकंड बस, चैप्टर ओपन हो गया। फरवा बेटे, क्लास की कितनी स्ट्रेंथ है आपकी? फरवा है क्लास में? सॉरी, 40? तो बेटे स्टूडेंट 45 कितने होंगे क्लास में? मॉर्निंग की स्ट्रेंथ अच्छी मैम होती है। आज 30 तकरीबन 43 या 4 स्टूडेंट्स थे आज क्लास में। उनके नॉर्मली इतने ही होते हैं, अराउंड 40 होती हैं स्टूडेंट्स क्लास में। बेटे आपकी स्ट्रेंथ इतनी कम क्यों होती है, कोई खास वजह? मैं बाद में 30 या 33 में भी सब लोग ज्वाइन कर रहे हैं शायद। ठीक है, ओके। Actually, today we are going to start another chapter from our course outline, and this is named as biological psychology, and we will try to understand the biological basis of our psychology. And all of us know very well ki what is the definition of psychology. It's a scientific study of mind and behavior. So beta, we will try to understand कि what is the biological basis of our mental processes and behavior, ठीक है। और it's a core subject in the field of psychology। और ये यू कैन से कि एक मेजर जो है ना वो एरिया ऑफ स्टडी है साइकोलॉजी की फील्ड में। This chapter is pretty quite interesting. Initially, you will think कि you may think basically कि ये थोड़ा सा बोरिंग सा चैप्टर है, या शायद आपको समझ नहीं आ रही, या थोड़ा सा इरेलीवेंट है। बट बेटे एज द डिस्कशन विल कंटिन्यू, तो यू विल रियलाइज कि ये एक जो है वो एक नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा चैप्टर है, और समझ भी आपको अच्छी आएगी जैसे जैसे हम डिस्कशन अपनी कंप्लीट करते जाएंगे इस चैप्टर को लेके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी इस चैप्टर की डिस्कशन को। और बेटे इस चैप्टर की डिस्कशन को हम स्टार्ट करेंगे
with the unit cell of our brain. बायोलॉजिकल साइकोलॉजी में अभी मैंने आपको काफ़ी दफ़ा बता दिया जब से लेक्चर स्टार्ट हुआ है कि हमने बायोलॉजिकल बेसिस को पढ़ना है, हमारे मेंटल प्रोसेसेस की क्या है, ठीक है, या हमारे बिहेवियर की बायोलॉजिकल बेसिस क्या है। तो बेटे मेंटल प्रोसेसेस की अगर हमने बायोलॉजिकल बेसिस पढ़नी है तो उसके लिए हमें सिर्फ एक खास ऑर्गन की बायोलॉजी को स्टडी करना होगा, ना कि पूरी बॉडी की बायोलॉजी को हमने स्टडी करना है। और वो खास ऑर्गन कौन सा होगा? डेफिनेटली हमारा ब्रेन होगा, ठीक है। नर्वस सिस्टम जो है वो ओवरऑल वैसे नर्वस सिस्टम को स्टडी किया जाता है साइकोलॉजी में। और नर्वस सिस्टम की अब मैं इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रही हूँ। नर्वस सिस्टम की फर्दर दो डिवीजन होती हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। और बेटे जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना, उसमें फर्दर डिवीजन होती है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की, ठीक है। अब जो हमारा नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम है बेटे, उसका जो यूनिट सेल है ना उसको कहा जाता है न्यूरॉन। जैसे जो हमारी पूरी बॉडी है उसका यूनिट जो है वो एक सेल है ना, इसी तरह से जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसका यूनिट सेल जो है वो न्यूरॉन है। तो हमने चूंकि बायोलॉजी पढ़नी है तो उसके लिए हमें यकीनी तौर पे उसके यूनिट सेल से ही स्टार्ट करना होगा, किसके? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के यूनिट सेल से। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हमने क्यों पढ़ना है? क्योंकि यही जो है वो सिस्टम हमारा वो रेगुलेट कर रहा होता है हमारे मेंटल प्रोसेसेस को और कॉन्सिक्वेंटली फिर कंट्रोल कर रहा होता है हमारे बिहेवियर को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी डिस्कशन विद द यूनिट सेल। और यूनिट सेल को मैंने आपको बताया है कि हम कहते हैं न्यूरॉन, ठीक है। और हमारे ब्रेन में कोई एक न्यूरॉन नहीं होता या एक तरह का न्यूरॉन नहीं होता, बल्कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बहुत से न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। जैसे ये आपको स्क्रीन शो हो रही है बेटे? यस मैम। जैसे बेटे ये देखें, ये तीनों ये जो पार्ट्स है ना ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के हैं, ठीक है। ब्रेन और फिर स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन में जैसे उन्होंने कहा हुआ है सेरिब्रल कॉर्टेक्स में हमारे तकरीबन 12 to 15 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं और सेरिबेलम में 70 बिलियन मोर और लेस, ठीक है। और स्पाइनल कॉर्ड में 1 बिलियन न्यूरॉन्स जो है वो होते हैं। अच्छा, ये कोई एग्जैक्ट उन्होंने तादाद नहीं बताई हुई, ये अंदाजन उन्होंने बताई हुई है और ये पर्सन टू पर्सन भी वेरी कर सकती है। तो ये एग्जैक्ट तादाद नहीं है लेकिन अंदाजा जरूर है जो कि काफी हकीकत के करीब है, ठीक है। अच्छा बेटे, पहले कोई 5 मिनट्स में ना कोशिश किया करें कि आप लोग क्लास ज्वाइन कर लिया करें ताकि बार बार स्क्रीन जो है वो शिफ्ट ना करनी पड़े। बार बार जो स्क्रीन शिफ्ट करनी पड़ती है ना, दिस इज जस्ट लाइक के अगर कोई हमारी ऑन कैंपस क्लास हो रही है तो बार बार कोई स्टूडेंट क्लास में एंटर हो या एग्जिट हो, तो जो उस तरह तब डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है ना वैसी डिस्टर्बेंस बार बार स्क्रीन शिफ्ट करने से होती है। बट आई एम हैप्पी कि ज्यादा स्टूडेंट्स आ रहे हैं क्लास में, इट्स गुड। अच्छा, जिन लोगों ने बेटे अभी ज्वाइन किया है उनको मैं बता दूं कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजिकल साइकोलॉजी, जिसमें हम पढ़ेंगे कि साइकोलॉजी की बायोलॉजिकल बेसिस क्या है, ठीक है। और साइकोलॉजी की डेफिनेशन हमें पता है कि इट्स अ स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। तो बेसिकली हमने माइंड और बिहेवियर की जो बायोलॉजिकल बेसिस है ना उनको जो कंट्रोल करता है उस ऑर्गन की हमने बायोलॉजी को थोड़ा सा पढ़ना है, बहुत डिटेल में हमने उसको भी नहीं पढ़ना, ठीक है। और वो ऑर्गन डेफिनेटली ब्रेन है हमारा। और इसके अलावा मैंने अभी तक ये बताया है कि हमारा जो है वो नर्वस सिस्टम हमारे हम ह्यूमन बींग्स में एग्जिस्ट करता है और बहुत से स्पीशीज में भी है नर्वस सिस्टम। और उस नर्वस सिस्टम की बेटे फर्दर दो डिवीजन्स हैं, जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की फर्दर बेटे डिवीजन जो है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की फॉर्म में आती है हमारे पास, जैसे ये है। ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का जो बेसिक यूनिट सेल है उसको कहा जाता है न्यूरॉन, ठीक है। और आज के इस मॉड्यूल 3.1 में हमने पढ़ना है कि न्यूरॉन है क्या, तो उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके स्ट्रक्चर के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके फंक्शंस क्या हैं, और इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने में न्यूरॉन्स का क्या रोल होता है, या इंफॉर्मेशन किस तरह से कम्युनिकेट होती है न्यूरॉन्स के दरमियान में। ये कुछ चीज़ें हमने पढ़नी है। थोड़ी सी आपको ये बायोलॉजी लगेगी, बल्कि यकीनी तौर पे ये बायोलॉजी ही है, लेकिन बेटे इसको हमें पढ़ना ज़रूरी है ताकि हमें अगला मॉड्यूल जो है समझ में आ सके, ठीक है।
तो ये थोड़ा सा आप लोगों ने पेशेंटली इसको सुनना और समझना है। जहां आपको समझ बेटे नहीं आएगी तो प्लीज आप लोगों ने पूछ लेना। अच्छा जी, न्यूरॉन और इसको जो है वो तो हमने पढ़ लिया कि however your brain consists of an enormous number of separate cells called neurons, ठीक है। और इसके अलावा ग्लाया सेल्स भी होते हैं, ठीक है। और ग्लाया सेल्स जो हैं उनके भी डेफिनेटली कुछ खास फंक्शंस होते हैं, लेकिन हमारा इस वक्त फोकस जो है न्यूरॉन्स पे ही है। अच्छा, और न्यूरॉन्स का बेटे अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे ये आपको सारे हाईलाइटेड नजर आ रहे होंगे रेड उसमें टेक्स्ट में। नंबर 1 है जैसे सेल बॉडी है, इट कंटेन्स द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, ठीक है। स्ट्रक्चर की अब हम बात कर रहे हैं। नंबर 2 डेंड्राइट है, और दीज आर वाइडली ब्रांचिंग स्ट्रक्चर्स दैट रिसीव इनपुट फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स, ठीक है। जो दूसरे इंफॉर्मेशन को रिसीव करती हैं दूसरे न्यूरॉन से, और इसलिए इनको रिसीवर भी कहा जाता है डेंड्राइट्स को। तो उसके अलावा बेटे एक्सॉन है, और एक्सॉन जो है इट्स अ लॉन्ग थिन स्ट्रेट फाइबर, ठीक है, विद ब्रांचिंग नियर इट्स टिप्स, और ये इंफॉर्मेशन को बेसिकली सेंड करता है दूसरे न्यूरॉन की तरफ, इसलिए इसको सेंडर भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा बेटे जो एक्सॉन है उसकी कवरिंग हुई होती है माइलिन शीथ के साथ, और माइलिन शीथ जो है इट्स एन इंसुलेटिंग शीथ, जिसका फंक्शन ये होता है कि इट स्पीड्स अप द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस अलोंग एन एक्सॉन के, मतलब ये मैसेज जो कम्युनिकेट हो रहा होता है ना उसकी स्पीड को इनहेंस करती है माइलिन शीथ। और इसको बेटे अगर हम जरा डायग्राम के फॉर्म में देखें तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आता है न्यूरॉन का। ये सेल बॉडी देखें, सेंटर में है सेल के डेंड्राइट्स ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर जो अभी हमने पढ़ा है, और इसको रिसीवर भी कहा जाता है। रिसीवर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये इंफॉर्मेशन को मोस्ट ऑफ द टाइम रिसीव कर रहा होता है, ठीक है। एक्सॉन को हम सेंडर कहते हैं, क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये इंफॉर्मेशन को सेंड कर रहा होता है दूसरे न्यूरॉन की तरफ। ये देखें, ये बारीक सी जो 2 लाइंस आपको ब्लैक ब्लैक नजर आ रही है ना, ये एक्सॉन है, और इसके इर्द गिर्द सराउंडिंग में जो गोल्डन सी है ना कवरिंग, वो माइलिन शीथ की है, ठीक है। अच्छा, ये जो इनसेट में हमारे पास नजर आ रही है, द जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ अ मोटर न्यूरॉन शोज द डेंड्राइट्स, the branching structure that receive transmission from other neurons, and the axon, a long fiber with branches। और ये है फोटो माइक्रोग्राफ ऑफ अ न्यूरॉन, ये जो इनसेट में हमें नजर आ रही है, ये साइड पे ब्लू जो है, ठीक है। अच्छा, न्यूरॉन्स भी ना आगे टाइप्स होती हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। इंटरकनेक्शन कनेक्टरी जो है वो न्यूरॉन्स होते हैं। यहाँ पर आई होप कि उनकी टाइप्स दी गई होंगी, लेकिन फिलहाल हमारा फोकस मैं आपको वो नहीं पढ़ा रही। अभी हमने सिर्फ आसान सा समझना है कि न्यूरॉन बेसिकली है क्या। न्यूरॉन्स बेटे मैंने अभी तक आपको ये बताया कि यूनिट सेल है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर जो है उसके बेसिक जो है ना वो 3 पार्ट्स हैं, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सॉन, और वो अभी हमने डिस्कस किए हैं, और हमने डायग्राम की फॉर्म में उनकी देख भी लिया लेबलिंग की कहाँ पर कौन सा पार्ट होता है। अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट फोकस जो है ना बेटे वो इस बात पर है कि विद इन न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन कैसे कम्युनिकेट होती है, ठीक है। विद इन न्यूरॉन जो है वो डेफिनेटली कहाँ कहाँ पर होगी। अगर हम वापस इस डायग्राम की तरफ जाएं तो ये देखें ब्रेन में, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड में, और फिर बेटे हमारा जो ब्रेन का एक दूसरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है ना, ब्रेन का नहीं सॉरी नर्वस सिस्टम का, जिसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहा जाता है, उसके थ्रू ब्रेन जो है ना कम्युनिकेट करता है विद द रेस्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। और रेस्ट ऑफ द बॉडी जो है ना वो कम्युनिकेट करती है ब्रेन के साथ थ्रू ये हमारा जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होती वैसे ब्रेन की और बॉडी की, ये थ्रू होती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी मैं आपको देखती हूँ कि अगर हमारे पास आगे किसी मॉड्यूल में है पूरा स्ट्रक्चर, तो वो सिर्फ इंफॉर्मेशन के तौर पे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। अगर हमारे पास कोई ऐसी डायग्राम नजर आ गई तो ये न्यूक्लियस है, सॉरी बेटे, ये सेल बॉडी के अंदर आता है मैम। ये जो न्यूक्लियस है न्यूरॉन के अंदर, ये सेल बॉडी के अंदर। हाँ जी, ये बेटे सेल बॉडी के अंदर है।
बिल्कुल ये सेल बॉडी के अंदर है। अच्छा, ये मैं ना आप लोगों को असल में दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जो हमारा अभी मैंने आपको बताया ना पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो नर्वस सिस्टम का दूसरा पार्ट है, ठीक है, ये जो ब्लू ब्लू जितनी भी लाइंस है ना, ये सारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, सारे का सारा। ये देखें, ये हमारी पूरी बॉडी में स्प्रेड हुआ है, ठीक है। अब हमारी पूरी बॉडी जो है ना वो डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं करती ब्रेन के साथ। ब्रेन की कम्युनिकेशन बॉडी के साथ होती है थ्रू पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। और इसी तरह से बॉडी की जो है वो होती है थ्रू पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। लेकिन अभी जो है ना वो सिर्फ हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं, जिसमें है सिर्फ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को अभी हम ये स्पाइनल कॉर्ड के साथ अटैच होता है, इसलिए इसको स्पाइनल नर्व्स भी कहते हैं। हाँ बिल्कुल, अगर आपने बायोलॉजी पढ़ी हुई है ना तो आपको बहुत अच्छे तरीके से सारे का सारा स्ट्रक्चर पता होगा। किस किस ने बायोलॉजी पढ़ी हुई है? जी मैम, बायो पढ़ी है। हाँ, इसीलिए बेटे आपको बताया। तो लेकिन जिन्होंने नहीं भी पढ़ी हुई उन्होंने भी परेशान नहीं होना बेटे, जितना हमने पढ़ना है ना, आई विल ट्राई कि मैं आपको बहुत आसान अल्फाज में अच्छे तरीके से समझा सकूं और इंशाल्लाह आपको समझ भी आएगी, ठीक है। अच्छा, आपको शोर की आवाजें तो नहीं आ रही? मैम आ रही है लेकिन कम है। ठीक है, सही है। अगर आप लोगों को ज्यादा, लेकिन हम इनको अवॉइड नहीं कर सकते आज के दिन। चले खैर। अच्छा अभी बेटे हम पढ़ने जा रहे हैं कि फिर इंफॉर्मेशन जो है ना वो बिटवीन द न्यूरॉन्स किस तरह से कम्युनिकेट होती है, ठीक है। दो न्यूरॉन्स अगर हम एज्यूम करते हैं तो दो न्यूरॉन्स के दरमियान इंफॉर्मेशन जो है वो किस तरह से कम्युनिकेट होती है। तो इंफॉर्मेशन अगर हम एज्यूम ये करते हैं बेटे कि लेफ्ट वाले न्यूरॉन से राइट वाले न्यूरॉन की तरफ जानी है, तो इसका प्रोसेस जो है वो कुछ इस तरह से होता है कि अभी हमने पढ़ा है कि सेल बॉडी के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा पर्पल पर्पल सा नजर आ रहा होगा, सेंटर में एक सर्कल सा, वो बेटे बेसिकली न्यूक्लियस है। अच्छा, इस न्यूक्लियस के अंदर ना बेटे छोटी छोटी सैक्स थैलियां होती हैं, ठीक है। उन सैक्स को कहा जाता है सिनेप्टिक वेसिकल्स। ये आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर स्क्रीन पे लिखा हुआ है सिनेप्टिक वेसिकल्स, लेफ्ट साइड पे 3rd नंबर पे। जी मैम, नजर आ रहा है। सिनेप्टिक वेसिकल्स, ठीक है। अच्छा, ये अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि न्यूक्लियस के अंदर छोटी छोटी सैक्स होती हैं जिनको सिनेप्टिक वेसिकल्स कहा जाता है, और इन बेटे वेसिकल्स में होते हैं एक केमिकल्स। उन केमिकल्स को हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। अच्छा, अब हम एज्यूम ये कर रहे हैं कि इंफॉर्मेशन लेफ्ट न्यूरॉन से ना राइट न्यूरॉन की तरफ जानी है, तो कुछ इसका प्रोसेस इंफॉर्मेशन के कम्युनिकेट होने का इस तरह से होगा कि इसमें से न्यूक्लियस में से सिनेप्टिक वेसिकल्स जो हैं दे विल एग्जिट फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है। और दे विल अगेन देन दे विल मूव अलोंग द एक्सॉन, और बेटे एक्सॉन से मूव करती हुई दे विल रीच एट द टर्मिनल बटन्स, ठीक है। टर्मिनल बटन जो है ना, ये एक्सॉन के बिल्कुल जो एंड वाली एंडिंग्स है ना, इनको टर्मिनल बटन्स कहा जाता है। और जब ये बेटे टर्मिनल बटन्स तक पहुंच जाती है ना सिनेप्टिक वेसिकल्स, दे बेसिकली कोलाइड विद द प्रेशर, ठीक है। और प्रेशर की वजह से बेटे जब वो कोलाइड करती है ना तो दे विल गेट रप्चर। वो जो छोटी छोटी थैलियां हम कह रहे हैं ना, दे विल गेट रप्चर जब वो कोलाइड करेंगी, कहाँ पर जाके, टर्मिनल बटन्स पे जाके। अच्छा, रप्चर होने के बाद बेटे इनमें से ना केमिकल रिलीज हो जाता है। वो जो केमिकल रिलीज होता है ना, वो एंटर होता है जो दो न्यूरॉन्स के दरमियान स्पेस होती है उस एरिया में, ठीक है। और उस एरिया को कहा जाता है साइनेप्स, SYNAPSE। साइनेप्स जो है वो उस एरिया को कहा जाता है, ठीक है। मैम रप्चर होगी क्या मतलब? फट जाना बेटे, अच्छा ओके मैम। ठीक है। अच्छा, अब बेटे दे विल एंटर इनटू द स्पेस बिटवीन द न्यूरॉन्स, जिसको हम साइनेप्स कह रहे हैं। और उसके बाद वो उस साइनेप्स को से मूव करते हुए आगे जाएंगे अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट की तरफ, ठीक है, जिसको हमने कहा है कि वो रिसीवर का काम करेगा।
अच्छा, अगले डेंड्राइट के जो है सॉरी अगले न्यूरॉन के जो डेंड्राइट्स हैं वहां पर जाके ये केमिकल जो है ना अटैच हो जाएगा। जब केमिकल अटैच होता है ना तो हम कहते हैं कि ये इंफॉर्मेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, कि एक न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन जो है वो अगले न्यूरॉन तक गई है। अच्छा बेटा, यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ये है कि इंफॉर्मेशन, एक मिनट बेटे, मुझे सिर्फ एक मिनट देना। अच्छा जी, केमिकल बेटे मैंने आपको बताया कि ये रिलीज होगा सिनेप्स में, और सिनेप्स से होता हुआ ये मूव करेगा टुवर्ड्स द डेंड्राइट्स ऑफ एन अदर न्यूरॉन जो कि है राइट साइड पे। ठीक है। अच्छा, अब बेटे डेंड्राइट्स के जो आपको यहाँ पर जूम नजर आ रहा है उसके छोटे छोटे आपको ब्लू फॉर्म में रिसीवर नजर आ रहे होंगे, रिसेप्टर्स जो है वो नजर आ रहे होंगे। ठीक है, और अभी देखें कि अगली डायग्राम में जो है वो केमिकल जो रिलीज हुआ था वो उन रिसेप्टर्स पे जाके अटैच हो रहा है। ठीक है, जब इन रिसेप्टर्स पे जाके अटैच हो जाते हैं ना तो फिर हम कहते हैं कि इंफॉर्मेशन जो है वो कम्युनिकेट हो गई है। अच्छा, अब बेटे इंपॉर्टेंट बात ये है कि हर केमिकल, अच्छा एक और बात कि हमारे ब्रेन में किसी एक तरह का केमिकल नहीं है, डिफरेंट केमिकल्स हैं जिनके स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है, और हर केमिकल रैंडमली किसी भी न्यूरॉन के डेंड्राइट पे जाके अटैच नहीं होता। ये सिर्फ उस डेंड्राइट पे जाके अटैच होता है जिसके रिसेप्टर का स्ट्रक्चर जो है उस केमिकल के स्ट्रक्चर के साथ मैच कर रहा हो। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे जैसे मैंने अभी मॉर्निंग के स्टूडेंट के साथ भी यही एग्जांपल शेयर की थी कि बेटे जैसे आप लोग थोड़ा सा अगर रिकॉल करो अपने डिपार्टमेंट को, तो देर आर वेरियस रूम्स इन योर डिपार्टमेंट। ठीक है, और हर रूम का एक लॉक, डोर का जो है वो एक लॉक भी है, और देखने में सारे लॉक्स जो हैं वो एक जैसे नजर आते हैं। लेकिन होता क्या है कि बेटे उन सारे लॉक्स को ओपन करने के लिए या बंद करने के लिए एक ही की काफी नहीं है, हर लॉक की डिफरेंट की है। ठीक है, हर लॉक डिफरेंट की के साथ खुलता है और बंद होता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह बेटे ये है कि उस हर लॉक जो है, सॉरी एक खास लॉक जो है वो उस खास की से खुलेगा जिसके साथ उसका स्ट्रक्चर मैच कर रहा होगा। ठीक है, किसी भी की से रैंडमली लॉक नहीं खुलेगा। ऐसा हो सकता है? क्लास ऐसा हो सकता है? नो मैथ्स आपकी डिफरेंट कीज होंगी। एग्जैक्टली, डिफरेंट कीज जो है वो यूज होंगी डिफरेंट लॉक्स को खोलने के लिए। इसी तरह से बेटे सिर्फ वो जो रिसेप्टर जो है ना सिर्फ उस केमिकल को रिसीव करेंगे जिसका स्ट्रक्चर उनके स्ट्रक्चर के साथ मैच करेगा, बाकियों को वो डिनाई कर देंगे। ठीक है, या बाकियों की डेस्टिनेशन जो है वो कोई दूसरे न्यूरॉन्स होंगे या कोई दूसरे रिसेप्टर्स होंगे। ठीक है, तो जहां पर बेटे इम्परफेक्ट अटैचमेंट होगी ना या इम्परफेक्ट रिलीज होगी ये केमिकल की, वहां पर हमें बिहेवियर्स में एबनॉर्मेलिटी नजर आती है। जो बिहेवियर्स की एबनॉर्मेलिटी की रीजन अगर कोई कहे ना कि बायोलॉजिकल है, ठीक है, तो वो उनमें बायोलॉजिकल में से एक रीजन जो है ना वो ये वाली हो सकती है कि ये जो न्यूरोट्रांसमीटर था या तो वो उसकी रिलीज ठीक नहीं हुई, वो जरूरत से ज्यादा हो गया या कम हो गया। ठीक है, या उसकी जो अटैचमेंट है ना वो इम्परफेक्ट थी। तो जो एबनॉर्मल बिहेवियर की बायोलॉजिकल बेसिस हैं उनमें से एक रीजन जो है वो ये हो सकती है। ठीक है, तो आइडियल कंडीशन क्या होती है कि अल्लाह ताला ने जो एक प्रोसेस बनाया हुआ है कि इस केमिकल ने इतना रिलीज होना है और इससे रिलेटेड ये बिहेवियर है, तो फिर उस तरह से अगर सब कुछ होता रहता है और ठीक अटैचमेंट्स होती रहती हैं तो बिहेवियर्स नॉर्मल रहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये थोड़ी डिस्टर्ब हो जाते हैं तो बिहेवियर्स में हमें फिर एबनॉर्मेलिटी नजर आती है। वो एबनॉर्मेलिटी कैसे नजर आती है वो हम अगले मॉड्यूल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी तक मुझे ये बताएं कि जो मैंने आपको बताया वो समझ में आया कि नहीं आया? मैम एक्सक्यूज मी या मैम। हाँ जी बोले बेटे, जिसको समझ में नहीं ना आया वो बोले जरा। मैम ये जो साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं जब जी जी खुलेगी इनके बाद इसमें न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर पे अपने अपने रिसेप्टर पे बाइंड कर जाएगा, तो इसमें जो इन्वेलप वो कहाँ जाएगा? सॉरी क्या कहाँ जाएगा? इन्वेलप जिसमें ये रैप थे। ओके 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 ओके, ठीक हो गया ठीक हो गया। अच्छा बेटे ये देखो जरा, यहाँ पर मैंने ऊपर आप लोगों को पढ़ाया था, बल्कि नहीं पढ़ाया, मैंने कहा था कि ये हमारा इस वक्त फोकस नहीं है, ये ग्लाया सेल जो है। ठीक है,
that support the neurons in many ways, such as by insulating them, synchronizing activity among neighboring neurons, and removing waste products. ठीक है, तो वो वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे जो है वो रिमूव भी हो सकती हैं या एक और चीज होती है। अच्छा, यहाँ पर ना एक बात मैं आपको बताना भूल गई कि ये अच्छा, जरूरी नहीं है कि जो रिलीज हुआ था ना जितना केमिकल वो सारे का सारा जाके अगले न्यूरॉन के उस पे रिसेप्टर्स पे जाके अटैच हो जाए। हो सकता है कि वो जरूरत से ज्यादा रिलीज हुआ हो। ठीक है, तो अगर वो ज्यादा रिलीज हुआ हो लेकिन उतना जाके अटैच ना होना हो आइडियली, तो फिर बाकी जो बच जाता है उसके साथ क्या होता है, उस केमिकल के साथ या न्यूरोट्रांसमीटर के साथ, उसके साथ बेटे दो ऑप्शंस होते हैं। एक तो ये कि वो या तो नेचुरली वेस्ट हो जाएगा, ठीक है, मतलब ये अगर उसका एक नेचुरल प्रोसेस है वेस्ट होने का तो वेस्ट हो सकता है, या दूसरा ऑप्शन ये होता है कि वो वापस अपने पहले वाले न्यूरॉन के पास चला जाएगा। ठीक है, उसको कहा जाता है रीअपटेक। रीअपटेक वापस ऊपर चले जाना। ठीक है, तो रीअपटेक भी होता है, वेस्ट भी हो सकता है। ठीक है, और अगर नेचुरली किसी न्यूरोट्रांसमीटर का रीअपटेक होता है और वो डेफिनेटली आपके बिहेवियर्स को नॉर्मल ही रखता है वो वाला रीअपटेक, लेकिन समटाइम्स किसी वजह से, ब्रेन इंजरी की वजह से, या कोई आपने मेडिसिन ली या आपने कोई ड्रग ली, उसकी वजह से वो रीअपटेक डिस्टर्ब हो गया, तो बेटे उस डिस्टर्बेंस की वजह से कॉन्सिक्वेंटली हमारे बिहेवियर जो है वो एबनॉर्मल हो सकते हैं। ठीक है, तो इन सारी बातों को हम जरा डिस्कस करते हैं अगले मॉड्यूल में, लेकिन यहाँ तक मुझे ये बताएं जिस बच्चे को नहीं ना समझ आई वो बोले। मैम ये बायोलॉजिकल डिसऑर्डर है किसी भी शख्स में, तो इसको हम साइकोलॉजी कैसे सही कर सकते हैं? ठीक है, अच्छा बेटे इसके देखो हमने बिहेवियर है ना, ठीक है, जो फोकस है साइकोलॉजी का वो क्या है, माइंड और बिहेवियर। ठीक है, और माइंड में हमने देखा है कि क्या क्या उसके कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे थॉट्स हैं, मेमोरी है, परसेप्शन है, इंटेलिजेंस है। ठीक है, ये सारे फंक्शंस किसके हैं, ब्रेन के हैं। तो उसकी बायोलॉजिकल बेसिस अगर डिस्टर्ब होती है तो फिर उनको ना डील दो लोग कर सकते हैं। एक तो कर सकता है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, अगर बायोलॉजिकल बेसिस पे कोई रीजन इसकी है एबनॉर्मेलिटी की। ठीक है, तो एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट उसको ठीक कर सकता है विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन। ठीक है, किसकी मदद से करेगा, मेडिसिन की मदद से। मेडिसिन क्या है, केमिकल्स ही हैं बेसिकली मेडिसिन भी, और वो जो फिर इन केमिकल्स की रिलीज डिस्टर्ब हुई होती है ना, उसको थोड़ा बेहतर करने की कोशिश करती हैं वो मेडिसिन जो है। लेकिन उन मेडिसिन के डेफिनेटली फिर साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, लेकिन अगर साइड इफेक्ट्स जो हैं बेनिफिट्स आउटवेट कर रहे हो साइड इफेक्ट्स को, तो फिर डेफिनेटली मेडिसिन को लेना पड़ता है। अच्छा, दूसरा इसको बेटे डील कर सकते हैं साइकियाट्रिस्ट। ठीक है, तो साइकियाट्रिस्ट की भी हेल्प ली जा सकती है अगर रीजन जो है वो बायोलॉजिकल है किसी एबनॉर्मेलिटी की या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की। ठीक है, लेकिन अगर रीजन जो है वो एनवायरमेंटल है, जैसे अगर किसी को आजकल डिप्रेशन है ड्यू टू लॉकडाउन, उसकी सोशल इंटरेक्शन नहीं हो रही और सिर्फ एक कमरे में रहने की वजह से या सिर्फ घर में रिस्ट्रिक्टेड रहने की, खासतौर पे जो फीमेल्स हैं उनको डिप्रेशन जो है वो फेस करना पड़ सकता है आजकल लॉकडाउन की वजह से, उनके रिस्ट्रिक्ट होने की वजह से। तो बेटे उस चीज को फिर सिर्फ थेरेपी साइकोलॉजिस्ट बिल्कुल ठीक कर सकता है, उसमें कोई जो है वो नहीं है कि आपकी थॉट्स को बस उसने चेंज करना है या आपको रूटीन को चेंज करने के लिए उसने थोड़ी सी सजेशन देनी है आपको। लेकिन अगर कोई रीजन जो है बायोलॉजिकल है, कोई ब्रेन इंजरी है, तो फिर उसको साइकियाट्रिस्ट डील करता है। ठीक है जी मैम। और कोई क्वेश्चन बेटे? मैम मैम जिस तरह आपने बताया कि स्नैप्स में ये डिस्टरबेंस क्रिएट हो तो मेंटल डिसऑर्डर होते हैं, तो जब मेंटल डिसऑर्डर होता है तो क्या हम उसे स्किज़ोफ्रेनिया कह सकते हैं? वो भी तो मेंटल डिसऑर्डर है ना। अच्छा बेटे, स्किज़ोफ्रेनिया जो है ना वो एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, बहुत से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, बहुत से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं। ठीक है, आप ना अब वो जो बहुत से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है ना, आपके लिए थोड़ा सा होगा तो मुश्किल DSM-5 आप देखो जरा। ठीक है, जो DSM-5 है ना उसमें बेसिकली जो डिसऑर्डर्स हैं जितने भी अभी तक, वो
और उनकी ना रीजंस हैं, ट्रीटमेंट उसमें नहीं है, सिर्फ डिसऑर्डर्स और उनकी रीजंस हैं। तो यू विल सी कि देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर, और उन मेनी टाइप्स में से एक जो है ना वो स्किज़ोफ्रेनिया है। और हाँ, स्किज़ोफ्रेनिया जो है वो भी न्यूरोट्रांसमीटर की डिस्टर्बेंस की वजह से होता है, और वो न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो डोपामीन होता है। ठीक है, तो स्किज़ोफ्रेनिया की मैं ना आपको चने दूंगी, वो प्रेजेंटेशन असाइन करूंगी, आप लोगों ने मुझे याद करवाना है। जब मैं प्रेजेंटेशन आपको असाइन करूंगी ना, तो इंटरेस्टिंग है वैसे डिसऑर्डर, तो मैनेजेबल भी है। उसमें हम देखेंगे कि किस तरह उसको मैनेज भी किया जा सकता है, क्या क्या उसकी फॉर्म्स सिम्टम्स होती हैं। ठीक है, तो वो मैं फिर आपको ना असाइन कर दूंगी प्रेजेंटेशन के तौर पे। अच्छा, एक बात तो बेटे ये कि मैम हाँ जी, मैम ये साइनेप्टिक वेसिकल जो है, ये जब रप्चर होती है तो उसके बाद ये रिपेयर होकर न्यूक्लियस में चली जाती है या न्यूक्लियस में न्यू जनरेट हो जाती है? रिपेयर होके अच्छा रीअपटेक होगा? नहीं, ये जनरेशन का भी बेटे रिप्रोडक्शन का प्रोसेस भी होता रहता है। जिस तरह से हमारे नए सेल्स बनते रहते हैं ना ऑटोमेटिकली नेचुरल तौर पे, उसी तरह से ये जो हमारे चीजें अगर वेस्ट हो जाती हैं ना, तो ये नए सिरे से बनती रहती हैं। और ये थोड़ा सा अगले चैप्टर में जाके हम इसको देखेंगे कि केमिकल जो हैं वो भी रिक्रिएट होते रहते हैं, नए जो है वो बनते रहते हैं। मैम न्यूरॉन्स के साथ साथ नर्व इम्पल्स भी जा रही हैं, तो नर्व इम्पल्स क्यों नहीं साथ है, ये भी क्या हेल्प करती हैं ये इंफॉर्मेशन रिसीव करने में? इम्पल्स जो है ना बेटे, ये बेसिकली ये जो इंफॉर्मेशन हमने कम्युनिकेट करने का प्रोसेस पढ़ा है, ये इम्पल्स ही है बेसिकली। इसको अगर आप बुकिश लैंग्वेज के लिए यूज करोगे तो ये इम्पल्स ही है। ठीक है, बुकिश लैंग्वेज मैंने इसलिए नहीं यूज की कि आप लोगों को जरा परेशान आप लोग ना हो कि मैम हमें प्योर बायोलॉजी पढ़ा रही है। तो ये नर्व इम्पल्स ही है बेसिकली। मैम एक ह्यूमन माइंड में तकरीबन कितने न्यूरॉन्स होते हैं? कितने? एक कितने न्यूरॉन्स होते हैं? बेटे ये मैंने अगर अब मेरा ख्याल है आपने ना क्लास थोड़ी लेट ज्वाइन की है, ऐसा ही है? मैम वो शायद आवाज कट रही है। अच्छा, मेरा कोई शायद बात सिग्नल का। देखिए, हमारा जो, मैं दोबारा बता देती हूँ, हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना, उसमें मैंने आपको बताया ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, तो ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के जो एक रफ एस्टिमेट है ना, वो ये है, सामने आपको नजर आ रहा है कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स और उसके जो एसोसिएटेड एरियाज है ना, उसमें 12 to 15 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली। और जो सेरिबेलम है उसमें 70 बिलियन, और जो स्पाइनल कॉर्ड है ना उसमें तकरीबन 1 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, और ये देखें कि ये उन्होंने नीचे लिखा हुआ ऑथर ने कि एस्टिमेटेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द न्यूरॉन्स इन द एडल्ट ह्यूमन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और एन एग्जैक्ट काउंट इज नॉट फिजिबल एंड द नंबर वेरीज फ्रॉम वन पर्सन टू एन अदर। ठीक है, एक फर्द से दूसरे फर्द में इसमें जो तादाद है वो वेरी करती है। अच्छा, आपको एक छोटी सी असाइनमेंट दे दूं? टाइम क्या है अभी? अच्छा, 11:30 हमारी क्लास शुरू हुई थी, 12:30 खत्म होनी है। ठीक है, चले आपको क्लास के एंड में मैं छोटी सी असाइनमेंट दूंगी। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं, और कोई क्वेश्चन है तो बेटे पूछ लें, अदरवाइज हम नेक्स्ट मॉड्यूल स्टार्ट करते हैं। और बेटे कोई क्वेश्चन है किसी का? मैम ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स तक केमिकल जब रिलीज होंगे तो कोई स्पेसिफिक स्टिमुलाई मिलेगा या ऑल टाइम रिलीज होते रहेंगे केमिकल्स? नहीं बेटे, कोई स्टिमुलस एनवायरनमेंट से मिलेगा इंफॉर्मेशन तो ही रिलीज होंगे, बैठे बैठे नहीं रिलीज होंगे। ठीक है, कुछ जो है वो नेचुरली होते रहेंगे, लेकिन कुछ जो है उनको डेफिनेटली एनवायरनमेंट से स्टिमुलस मिलेगा तो ही वो मिले रिलीज होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। ठीक है,
हर न्यूरॉन में मैम सेम एक्सॉन और डेंड्राइट्स होते हैं। सॉरी बेटे, मैम हर न्यूरॉन में सेम एक्सॉन और डेंड्राइट होते हैं। स्ट्रक्चर बेटे हर न्यूरॉन का सेम ही है। लेकिन एक बात है, मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पर कि एक्सॉन जो है ना वो तकरीबन इनको सेंडर्स ही कहा जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम में इंफॉर्मेशन सेंड कर रहे होते हैं, और डेंड्राइट्स जो है ना इनको रिसीवर कहा जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम में इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जिनमें इनका रोल जो है ना वो अपोजिट हो जाता है, ठीक है, लेकिन वो कुछ एक्सेप्शनल केसेस बस होते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये रिसीवर डेंड्राइट्स होते हैं और सेंडर जो है वो एक्सॉन्स ही होते हैं, ठीक है। और बेटे कोई क्वेश्चन? और बेटे क्वेश्चन है किसी स्टूडेंट का? नो मैम। चलो ठीक है। वैसे ये हमें पढ़ना चाहिए था, न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड बिहेवियर। ये कितना सा है, थोड़ा सा ही है, वैसे हम पढ़ सकते हैं इसको। इसकी रीडिंग कौन करेगा न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड बिहेवियर की? मैम मैं कर लेती हूँ। ठीक है, करें। The brain has dozens of neurotransmitters, some of them listed in table 3.1, each of which activates many types of receptors. For example, the brain has at least 26 types of GABA receptors and at least 7 families of serotonin receptors, differing in their structure and their response to drugs. Each receptor type controls somewhat different aspects of behavior. For example, because serotonin type 3 receptors are responsible for nausea, researchers have developed drugs to block nausea. However, most complex behaviors rely on a combination of several transmitters and receptor types. A disorder that increases or decreases a particular transmitter or receptor alters behavior in predictable ways. One example is Parkinson's disease, a condition that affects 1 to 2% of people over the age of 65. The main symptoms are difficulty in initiating voluntary movement, slow movement, tremors, rigidity, and depressed mood. All of these symptoms can be traced to a gradual decay of a pathway of axons that release the neurotransmitter dopamine. Unlike so many medications discovered by accident, the treatment for Parkinson's disease emerged from knowledge of the underlying mechanism of the disease. Researchers knew they needed to increase dopamine levels in the brain. Dopamine pills or injections would not work because dopamine, like many other chemicals, cannot cross from the blood into the brain. However, a drug called L-Dopa does cross into the brain. Neurons absorb L-Dopa, convert it to dopamine. And thereby increase the supply of dopamine, as we shall see in chapter 15, ठीक है। अच्छा, वैसे हम चैप्टर 15 पढ़ेंगे तो नहीं, लेकिन मैं स्किज़ोफ्रेनिया का टॉपिक आपको जरूर असाइन करूंगी प्रेजेंटेशन के लिए, लेकिन आपने मुझे रिमाइंड करवाना है, ठीक है मैडम, आपने ये वाला टॉपिक असाइन करना है हमें प्रेजेंटेशंस के लिए। अच्छा, तो बेटे वी हैव सीन हियर कि कोई एक तरह का न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है, बल्कि इवन एक न्यूरोट्रांसमीटर की भी फर्दर बहुत सी टाइप्स हैं। जैसे सीरोटोनिन की उसने कहा है कि 7 टाइप्स हैं, ठीक है, फैमिली में, और गैबा की 26 टाइप्स हैं। ये एक न्यूरोट्रांसमीटर की फर्दर टाइप्स हैं। तो सोचो कि कितनी तरह के हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होंगे हमारे ब्रेन में, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। तो ये एक जो है वो छोटा सा टेबल उसने दे दिया ऑथर ने, जिसमें कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं इंपॉर्टेंट, जैसे ग्लूटामेट है, आगे फिर उसके फंक्शंस हैं अगले कॉलम में, और नेक्स्ट फिर कमेंट्स हैं उसके बारे में। गैबा है, गैमा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड है, ठीक है, एसिटाइल कोलिन है, डोपामीन है, सीरोटोनिन है, नॉरएपिनेफ्रिन, हिस्टामिन, एंडोर्फिन्स, नाइट्रिक ऑक्साइड, एंड देयर इज एन अदर वन, ठीक है। अच्छा, एंडोर्फिन जो है ना बेटे, ये नेचुरल पेन किलर होता है हमारी बॉडी का,
और आपको पता है कि हम एक खास हद तक दर्द जो है वो वैसे ही बर्दाश्त कर लेते हैं विदाउट पेन किलर्स। तो वो जो पेन किलर्स के बगैर हम दर्द को बर्दाश्त करते हैं ना, वो इस वजह से होता है कि हमारे पास अपना एक पेन किलर मौजूद है, ठीक है, जिसको एंडोर्फिन कहते हैं। लेकिन अगर एंडोर्फिन जो है वो नाकाफी होता है हमारी दर्द को बर्दाश्त करने के लिए, तो फिर हमें बाहर से जो है वो पेन किलर लेनी पड़ती है, ठीक है। तो ये कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स और उनके फंक्शन जो हैं वो भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। अगला मॉड्यूल जब हम डिस्कस करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो ये साथ साथ क्लियर होते चले जाएंगे, ठीक है। तो अभी हमें जो है वो डिस्कस करके खुद को परेशान करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब मेरा ख्याल है कि यहाँ पर बैठे हम अपने चैप्टर को वाइंड अप करते हैं, बल्कि लेक्चर को ही वाइंड अप करते हैं, क्योंकि मॉर्निंग को सिर्फ मैंने इतना ही पढ़ाया है। तो आई थिंक कि दोनों क्लासेस को जो है ना वो सेम स्पीड पे ही लेके चलना चाहिए। अच्छा, आपका अब बेटे सैटरडेज ऑन है जिया परवा? जी मैम। तो बेटे जिस दिन आपका सैटरडे ऑन होगा ना मेरी क्लास के लिए, प्लीज आपने मुझे रिमाइंडर जरूर देना है। ओके मैम। ठीक है, ताकि हम उस दिन क्लास ले सकें। और बेटे अगर किसी का कोई साइकोलॉजी को लेके क्वेश्चन है तो वो आप पूछ लें। मैम माइंड और ब्रेन में क्या डिफरेंस है? माइंड और ब्रेन में क्या डिफरेंस है? अच्छा, ये भी ना आप लोगों ने मॉड्यूल 1 सॉरी चैप्टर 1 पढ़ा है किसी ने पूरे का पूरा? खैर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जरा अभी। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा किसने? जब तक मैं आपको ओपन करती हूँ। अच्छा, इसको लेके ना बेटे 2 व्यूज हैं बेसिकली, ठीक है। एक को कहा जाता है मोनिज्म और दूसरे को कहा जाता है ड्यूलिज्म, ठीक है। जो मोनिज्म है ना उसके मुताबिक ये दोनों एक ही चीजें हैं, एक ही चीज है, ठीक है। यहाँ पर मॉड्यूल चैप्टर 1 में ये सारी डिस्कशन की हुई है ऑथर ने। और जो ड्यूलिज्म है ना उसके मुताबिक ये 2 डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है। और ये है साइकोलॉजी में डिबेट ही कि ये रही। ठहरे जरा, मैं अब आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ। ये माइंड ब्रेन प्रॉब्लम है बेसिकली ये साइकोलॉजी में, ठीक है। गिवन दैट वी लिव इन यूनिवर्स ऑफ मैटर एंड एनर्जी, व्हाट इफ एनीथिंग इज द माइंड एंड व्हाई डज कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट? The philosophical question of how experience relate to the brain is the mind-brain problem. Or one view called dualism holds that mind is separate from the brain but somehow controls the brain and therefore the rest of the body. ठीक है, ये ड्यूलिज्म का है कि ये दोनों डिफरेंट हैं लेकिन टू समहाउ ये कनेक्टेड भी हैं, और जो माइंड है ना वो ब्रेन को कंट्रोल भी करता है और बॉडी को भी कंट्रोल करता है, ठीक है। However, dualism contradicts the law of conservation of matter and energy, one of the cornerstones of physics. ठीक है, according to this principle, the only way to influence any matter or energy, including the matter and energy that compose your body, is through act on it. अच्छा, ये आगे सारी फिजिक्स आ रही है, लेकिन जो एक मेन उसका थीम है वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, और दूसरा जो इसका पॉइंट ऑफ व्यू है ना इसके बारे में बेटे वो मोनिज्म है, और वो ये है कि द व्यू दैट कॉन्शियस एक्सपीरियंस इज इनसेपरेबल फ्रॉम द फिजिकल ब्रेन, कि ये दोनों एक ही चीजें हैं, ठीक है। दैट इज मेंटल एक्टिविटी इज ब्रेन एक्टिविटी। तो अब ऐसे ही आप लोग भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो कि आपके ख्याल में ब्रेन और माइंड दो डिफरेंट चीजें हैं या एक ही चीज है? क्या ख्याल है आप लोगों का? मैम आई थिंक ब्रेन में स्पाइनल कॉर्ड और माइंड में सॉरी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है और ब्रेन इटसेल्फ माइंड का एक हिस्सा है। ठीक है, इसका मतलब है कि आप भी ड्यूलिज्म को जो है ना वो सपोर्ट करते हो। मैम ये भी तो कहा जा सकता है कि ब्रेन जो है आपका वो है
फिजिकल हार्डवेयर स्ट्रक्चर। और हाँ हार्डवेयर और माइंड जो आपका सॉफ्टवेयर है। हाँ बिल्कुल, इसका मतलब है कि आप भी ड्यूलिज्म को ही वो सपोर्ट कर रहे हो, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। ब्रेन वगैरह मैम, ये जो फिजिकल थिंग्स वगैरह में और जो माइंड में हाँ ये नॉलेज वगैरह, ये चीज हम कह सकते हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अगेन आप बेटे, आप भी ड्यूलिज्म को ही सपोर्ट कर रहे हो, बिल्कुल ठीक है। मैम जो ब्रेन है वो कंपोज होता है नर्व सेल से, लेकिन माइंड वो नर्व सेल से कंपोज नहीं होता, ना उसको टच किया जा सकता। बिल्कुल सही है। हाँ तो जो मेन, हाँ बिल्कुल, ज्यादातर लोग जो है वो ड्यूलिज्म की ही बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। तो ये बेसिकली प्रॉब्लम है साइकोलॉजी में, एक ये माइंड ब्रेन प्रॉब्लम है, ठीक है। और ये मेजर फिलोसॉफिकल इश्यूज जो है ना साइकोलॉजी में, उनमें से एक मेजर इशू ये है, माइंड ब्रेन प्रॉब्लम। और दूसरा है नेचर नर्चर इश्यूज। नेचर नर्चर इश्यूज की डिबेट बेटा ये है बेसिकली कि हम जो बिहेवियर्स परफॉर्म करते हैं उनकी रीजंस जो हैं वो नेचर है या नर्चर है। नेचर मतलब हमारी इनहेरिटेंस, हमारी बायोलॉजी, ठीक है, हमारी जेनेटिक्स। या नर्चर, नर्चर मतलब इन्वायरमेंटल है। अगर कोई बच्चा ज़हीन है, ठीक है, या उसके बड़े अच्छे ग्रेड्स आ रहे हैं, या वो एक हाई अचीवर है और उसकी बड़ी अच्छी जॉब भी हो गई है पढ़ने के बाद, तो उसकी रीजन क्या थी? क्या उसके पेरेंट्स इंटेलिजेंट थे या उसको एनवायरनमेंट ही ऐसा मिला? क्या हो सकता है? मैम बहुत हो सकते हैं, दोनों हो मैम सकते हैं। इन्वायरमेंट ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इन्वायरमेंट में माँ बाप आ जाते हैं। लेकिन बेटे कैरेक्टरिस्टिक्स भी तो होती है ना जो ट्रांसफर होती हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर, तो जी दोनों वो तो अपना जेनेटिक है ना, वो तो एक जाहिर है बेसिक चीज। तो अब ये जो है ना, ये भी एक इशू है साइकोलॉजी में, नेचर और नर्चर का, कि अगर कोई बिहेवियर है तो उसकी रीजन क्या, आप 100% नहीं कह सकते कि नेचर है, या 100% आप नर्चर नहीं कह सकते, ठीक है। कोई एक डोमिनेट जरूर कर सकती है, मैम किसी केस नर्चर में यानी एनवायरमेंट वो डोमिनेट जो कर रहा नर्चर हो। यानी करेक्टरिस्टिक जो ट्रांसफर होती है माँ बाप से, नहीं नहीं, जीन्स। नर्चर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, जी तो या उसको नेचर वो जो माहौल जेनेटिक पढ़ने लिखने वाला मिला, अच्छे उस्ताद मिले, ठीक है, उसको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई, ये सारी नर्चर में आएंगी। मैम अगर आपके पास नेचर है और नर्चर नहीं है तो आप डेफिनेटली इंटेलिजेंट नहीं हो सकते। और कंसीडर उसमें नहीं कर थोड़ी सी सकते। ऑप्शन हो सकती है जिसमें नेचर थोड़ी कम हो लेकिन नर्चर उसे अच्छी मिल जाए, यानी मेहनत है ना, हार्ड वर्क। अगर चाहे वो इंटेलिजेंट नहीं है, उसकी जीन्स इतनी इंटेलिजेंट नहीं है, लेकिन आजकल अगर उसे इन्वायरमेंट। के मैटर करती है, बिल्कुल करता है, इन्वायरमेंट आपका मैटर करता है, आपको अपॉर्चुनिटीज कितनी मिलती हैं और कैसा माहौल आपको मिलता है, बिल्कुल मैटर करता है। लेकिन नेचर भी डेफिनेटली इट प्लेज इट्स रोल, ठीक है। तो समटाइम्स नेचर जो है वो डोमिनेट कर रही होती है और समटाइम जो है ना वो नर्चर डोमिनेट कर रही होती है, लेकिन जो है ना वो प्रेजेंट दोनों होते हैं, ठीक है। परसेंटेज वेरी कर सकती है दोनों की, हो सकता है एक 70 हो दूसरी 30 हो, या एक 90 हो दूसरी 10% हो, इस तरह के केस हो सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट दोनों होंगे, ठीक है। मैम एक कंडीशन होती है ना, जिस पेरेंट्स बहुत ज्यादा लाइक होते हैं और बच्चे का आईक्यू लेवल इतना ज्यादा नहीं होता, और बात का ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है कि पेरेंट्स इतने लाइक नहीं होते लेकिन बच्चे का आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा होता है। मैम इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? अच्छा बेटे नहीं, मैंने ना अभी रिसेंट ये केस देखा है। मैं एक रिसर्च कर रही थी, शायद मैंने आपको के साथ पहले भी शेयर किया है, कुछ देर पहले, तकरीबन कोई 2-3 हफ्ते पहले मैंने एक रिसर्च की है स्कूल स्टूडेंट्स पे। अच्छा, उस केस में ना स्कूल तो चूंकि बंद थे, मैट्रिक के स्टूडेंट्स मैंने लेने थे, तो मैंने डिफरेंट अकेडमीज को विजिट किया, और अकेडमीज भी वो जो घरों में थी, दूसरी तो अकेडमीज वो भी बंद थी जो ऑफिशियल थी। तो जो घरों में टीचर्स के पास बच्चे पढ़ने आते हैं ना, तो मैंने वो विजिट किए ना, घर विजिट किए। तो उनमें से एक टीचर को मैंने विजिट किया, तो मतलब वो कहती हैं कि जब मेरी सिलेक्शन हुई थी ना, मैथ्स की वो टीचर थी स्कूल की, मैट्रिक में पढ़ाती थी, मैट्रिक के स्टूडेंट्स को पढ़ाती थी वो। तो कहती हैं कि जब मेरी सिलेक्शन हुई थी ना, तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में मैं अकेली फीमेल थी जिसकी मैथ्स की सिलेक्शन हुई थी, और मुझे उन्होंने स्पेशली जो है ना कॉन्ग्रेचुलेट किया कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में आपकी अकेली की जो है ना वो सिलेक्शन हुई है। अच्छा, लेकिन बेटे उनके जो आगे मैंने बच्चे देखे ना, है तो थे दोनों हाफ से कुरान थे, और अभी 7th के ही स्टूडेंट थे वो।
तो वो कहती है कि मेरे बच्चे जो है ना वो इतने लायक नहीं है, मैं उनको लेके बड़ी परेशान हूँ या कुछ इस तरह से। और मैंने उन बच्चों को ऑब्जर्व भी किया कि दो स्टूडेंट्स वर नॉन सीरियस। ठीक है, तो अब इस केस में हम ये नहीं कह सकते कि पेरेंट्स इंटेलिजेंट हैं और बच्चे जो हैं वो कम इंटेलिजेंट हैं। इस केस में ये हो सकता है कि पेरेंट्स ने मेहनत बहुत ज्यादा की, वो हार्ड वर्किंग थे। ठीक है, हो सकता है कि इंटेलिजेंस उनकी भी उतनी ही हो, एवरेज ही हो, लेकिन उन्होंने अपनी हार्डवर्क की बेस पे जो है वो एक अच्छी अचीवमेंट कर ली। लेकिन बच्चे जो हैं वो भी उतने ही इंटेलिजेंट हैं, लेकिन वो हार्ड वर्किंग नहीं है। तो हार्डवर्क ना होने की वजह से उनकी अचीवमेंट जो है ना वो डिफरेंट हो सकती हैं। आप बेटे देखना जरा, 2 दिन आप अपने अपने सिर्फ 2 दिन कंपेयर करो जरा। एक दिन ना आपने अपना 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना। ठीक है, और हर मिनट जो है ना वो आपने कंस्ट्रक्टिवली कंज्यूम करना है। दूसरे दिन आपने अच्छा खासा टाइम वेस्ट करना है। और फिर आपने ना दोनों दिनों की अपनी जो है वो देखनी है अचीवमेंट। पहले दिन आपकी अचीवमेंट और मेंटल सेटिस्फेक्शन कितनी थी, दूसरे दिन की अचीवमेंट और मेंटल सेटिस्फेक्शन कितनी थी। ठीक है, तो ये एक केस हार्ड वर्किंग होने का और ना होने का भी हो सकता है, ये जो आप कह रहे हो ना। यस मैम, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये एक्सपीरियंस देखो, मैम, मदर जो है वो अच्छी खासी पढ़ी लिखी है, उसने मेहनत किया है, लेकिन बच्चों को आगे जो है वो एक बना बनाया माहौल मिल गया, वो मेहनत कर ही नहीं रहे। मदर को तो पता था मैंने एक ऐसा माहौल क्रिएट करना है अपने घर का, उसने मेहनत कर ली। ठीक है, तो बच्चे जो हैं वो उस तरह से मेहनत नहीं कर पा रहे, या यस मदर मैम, ने वो थैंक की यू इतनी मैम। मेहनत, उसने बच्चों पे मेहनत ही नहीं की। पेरेंटिंग जो है ना, पहले भी शायद मैंने आपकी क्लास में कहा हुआ है या किसी और क्लास में कि इट्स अ स्किल। पेरेंटिंग जो है ना, खास तौर पे मदर की तरफ से, ये एक स्किल है और जो हर एक को सिखानी चाहिए। बैठे बिठाए नहीं आ जाती ये स्किल, ये सीखनी पड़ती है। अब आपकी पेरेंटिंग की बेस पे ना डिपेंड कर सकता है कि आपका बच्चा जो है वो हाई अचीवर होगा या लो अचीवर होगा। ये भी एक चीज हो सकती है। हो सकता है आपका बच्चा इंटेलिजेंट हो लेकिन आप ही अच्छे पेरेंट ना हो, तो इस वजह से भी अचीवमेंट जो है वेरी कर सकती है। हो सकती है कि नहीं हो सकती। मैम हो सकता है, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने बताया। और बड़े क्वेश्चन। मैम लेकिन मैम हमने ये ये सही, भी तो देखा है ना कि कुछ, हाँ जी जी बेटे। हमने ये भी तो देखा है ना कि कुछ बच्चे जो है वो मतलब छोटे होते हैं, नॉन सीरियस होते हैं, वो हार्ड वर्किंग नहीं होते, लेकिन बाद में वो हो जाते हैं, तो इसको क्या कहेंगे। वो फिर अडेप्टेशन आप कह सकते हो कि हो सकता है कि जैसे जैसे वो बड़े होते जाएं उनको माहौल वैसा मिलता जाए या उनको फ्रेंड्स वैसे मिल जाएं। ठीक है, या उनको कोई ऐसा टीचर मिल जाए या उनका कोई ऐसा लाइफ एक्सपीरियंस हो, ठीक है, जिसकी वजह से उनका मेहनत करने का जो है एक पैटर्न वो चेंज हो जाता है। ठीक है, या उनका आइडियल जो है वो चेंज हो जाए। सही है, तो ऐसा भी हो सकता है। मैम साइकोलॉजी में कोई थ्योरी प्लेटो की जो सोल की थ्योरी है उसको नहीं सपोर्ट करती माइंड और नेचर की जगह। सॉरी बेटे, क्या चीज। सर सॉरी मैम, प्लेटो की एक थ्योरी है सोल की, शायद आपको आइडिया हो। बिल्कुल है, अफलातून। तो उसमें जो है वो साइकोलॉजी में माइंड की जगह हम उसको नहीं यूज कर सकते, कोई थ्योरी सपोर्ट करती हो। नहीं, नहीं कर सकते, लेकिन नहीं कर ज्यादा सकते बेटर बेटे, वही। वो और थ्योरी है। हाँ, ये आप कह सकते हो कि साइकोलॉजी की मैंने आपको बताया कि साइकोलॉजी जो है इसका बेसिकली डिराइव इसको कैसे किया गया है, इस वर्ड को। यस मैम, आपने बताया था। हाँ, साइकी मतलब सोल और लोगोस मीन स्टडी, ये बताया है मैंने। जी। तो बेटा जो इनिशियल डेफिनेशन है ना साइकोलॉजी की, वो स्टडी ऑफ सोल ही थी। और ये सारे जो है ना फिलोसफर्स, ये सारे सोल की ही बात करते थे इनिशियली। लेकिन हाँ, इनको हम जो है ना वो जरूर मान सकते हैं कि इन्होंने एक बुनियाद रखी। ठीक है, और इनके कंट्रीब्यूशन जो है ना, ये जो फिलोसफर हैं, सिर्फ साइकोलॉजी में नहीं है, बहुत से और फील्ड्स में भी है। लेकिन चूंकि साइकोलॉजी को भी इन्होंने थोड़ा सा गाइड किया है, मतलब हर फील्ड को इन्होंने गाइड किया हुआ है इन फिलोसफर्स ने, तो इनको इनके फिर हम कंट्रीब्यूशन को पढ़ते होते हैं।
तो फिर जैसे जैसे एक मतलब एविडेंस बेस्ड ये फील्ड बनती गई और रिसर्च बेस्ड बनती गई, तो इट वाज रियलाइज्ड कि सोल को ना तो आप स्टडी कर सकते हो ना आप ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन है या जो एक कॉन्सेप्ट था कि साइकोलॉजी जो है इट्स अ स्टडी ऑफ सोल, वो फिर ऑब्सलीट हो गया। जरूर ये कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता था लेकिन उस दौर में, ठीक है, आज जो है ना वो ऑब्सलीट कॉन्सेप्ट है, ये मतरूक मैम शुदा जिसे कहते हैं। मैम स्टडी या ऑब्जर्व तो माइंड को भी नहीं कर सकते, नेचर को भी नहीं कर सकते। हाँ, स्टडी हम माइंड को भी नहीं कर सकते लेकिन नेचर को तो हाँ बिल्कुल हम बेटे कर सकते हैं। लेकिन माइंड को हम जरूर समझ सकते हैं थ्रू बिहेवियर। इसी वजह से तो कहा जाता है कि इट्स अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। तो लेटेस्ट जो डेफिनेशन है साइकोलॉजी की वो यही है कि हम बिहेवियर के थ्रू किसी के माइंड को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, या इवन बेटे आजकल जो है ये देखो जरा, ये ब्रेन स्कैनर्स जो हैं, डिफरेंट स्कैन्स, उनसे ब्रेन एक्टिविटी पता चल जाती है। ठीक है, उससे फिर मेंटल प्रोसेसेस के बारे में हम जो है वो आइडिया लगा सकते हैं। तो अब हम मतलब देर आर मेथड्स दैट आर अवेलेबल टू स्टडी द ब्रेन एक्टिविटी। ठीक है, और हम जो है वो सक्सेसफुली स्टडी भी कर रहे हैं, एबनॉर्मेलिटीज भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं और फिर उनको ट्रीट भी कर रहे हैं। ठीक है मैम, आपने बताया कि हम थ्रू ऑब्जर्वेशन उसके माइंड को स्टडी कर सकते हैं, बट उसका जो बिहेवियर है वो आर्टिफिशियल भी तो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन बेटे जो है ना, अभी मैंने मॉर्निंग की क्लास में भी यही बात की थी कि एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट जो है वो सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन की बेस पे या एक टेस्ट की बेस पे प्रिडिक्ट नहीं करेगा कि किसी का बिहेवियर फ्यूचर में कैसा होगा, बल्कि एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट जो है वो मल्टीपल टूल्स यूज करेगा और मल्टीपल टाइम्स पे असेस करेगा। ठीक है, और एक दफा तो आप फेकिंग कर सकते हो या एक टेस्ट में तो आप फेकिंग कर सकते हो, बार बार या हर टेस्ट में आप फेकिंग नहीं कर सकते। खास तौर पे जो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स होती है ना, जब मैं आपको पर्सनालिटी का चैप्टर पढ़ाऊंगी तो उसमें हम प्रोजेक्टिव टेक्निक्स पढ़ेंगे, जिसमें डायरेक्ट आपसे कोई क्वेश्चन नहीं किया जाता। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक पिक्चर दिखा दी जाएगी और कहा जाएगा कि इस पे पिक्चर को देख के एक स्टोरी लिखें। ठीक है, अब वो स्टोरी तो आप लिख देंगे लेकिन उस स्टोरी में आप अपनी पर्सनैलिटी को डिपिक्ट करेंगे। आपको नहीं पता कि हमारी पर्सनैलिटी असेसमेंट हो रही है, तो आप फेकिंग भी नहीं मैम करेंगे। वो थीमेटिक का परसेप्शन टेस्ट है ना? हाँ बिल्कुल, टीएटी बिल्कुल, थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट। मैम आर्मी बिल्कुल में भी सही होता है, वो डिफरेंट सिचुएशंस देते हैं आपको, पहले पैराग्राफ हाँ कंप्लीटिंग होती है, उसके बाद सेंटेंस कंप्लीटिंग होती है, फिर इंटरव्यू भी होता है। तो फेकिंग एक दो हाँ। जगह हो सकती है, हर जगह तो हो नहीं सकती। सबसे पहली जो है ना, सबसे पहली असेसमेंट साइकोलॉजिकल असेसमेंट इनिशियल जो होती है ना, वो होती ही साइकोलॉजिकल असेसमेंट है, और वो होती है इंटेलिजेंस टेस्टिंग। अगर आप लोगों में से किसी ने दिया हुआ टेस्ट, तो सबसे पहला टेस्ट इंटेलिजेंस का होता है। फिर जी उसको मैम, क्लियर ऐसे ही है। बाद जो है ना वो आगे होते हैं। तो वो देखो कि एक वक्त पे सिर्फ एक दफा असेसमेंट नहीं की जाती या एक वक्त पे नहीं की जाती, मुख्तलिफ तरीकों से मुख्तलिफ टाइम पे की जाती है। ओवरऑल यस जो है मैम, ना डिफरेंट देखिए किस्म के वो टास्क देते हैं हम लोगों को। उसमें वो जैसे 5-6 मतलब डिफरेंट टॉपिक्स देते हैं। उस पर आपने 25 सेंटेंस लिखने होते हैं तकरीबन 2 मिनट में। वो 5-6 पेजेस आते हैं डिफरेंट किस्म के, और स्टोरीज आती हैं उनसे। वो भी 2 मिनट में आपने सीन जो व्यू होता है उसको जज करके आपने हाँ उसके बारे में लिखना होता है। होते हैं, हाँ मोरलेस 3 मिनट्स होते हैं ये टीएटी के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर इंटरव्यू भी होता है ना एंड पे, मतलब सब कुछ आपने लिख दिया, साइकोलॉजिस्ट ने देख लिया, लेकिन उसके बाद फिर आपकी बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन भी होती है। वो जो फिर बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन होती है वो इंटरव्यू के दौरान होती है, और ड्यूरिंग आपके आईएसएसबी भी होती है बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन। मैम तकरीबन 2 दिन लेते हैं वो, जो साइक होता है वो 2 दिन लेता है। हाँ, वो ड्यूरिंग आईएसएसबी भी बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन होती है और टेस्टिंग वगैरह सारा कुछ होता है। तो देखो ना कि अच्छी जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट है ना, वो कभी भी सिर्फ एक टेस्ट पे बेस नहीं करेगी या सिर्फ एक वक्त पे बेस नहीं करेगी। वो डिफरेंट टेस्ट और डिफरेंट टाइम्स जो है ना उस पे होगी। मतलब फेकिंग आप एक आधे में कर सकते हैं, हर एक में आप फेकिंग नहीं कर सकते। उनकी मैम ऑलमोस्ट जो हमसे क्वेश्चन करते हैं ना, जो हमने फिल किया होता है वो 2 मिनट के अंदर, उससे ही उन्होंने हाँ वो ऑलमोस्ट रिड्यूस किए होते हैं वो क्वेश्चन। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसा ही है।
अब हम एक सेंटेंस है मेरा मुल्क, उसके आगे हम क्या लिखते हैं, फिर वो क्वेश्चनिंग भी उसके रिगार्डिंग ही करते हैं हमसे। अगर हम वहाँ पे चेंज कर देते हैं तो मेरे ख्याल से वहाँ पे थोड़ा वो कि हाँ डिफरेंस मुझे आ पता जाता चल रहा था कि ये इसने जी मैनिपुलेशन की है, बिल्कुल जी, ऐसा वो ही है, चीज़ है। बिल्कुल ऐसा ही है। वो मैम सारा आपका सीधे रिकॉर्ड आ जाता है एग्जाम फिर पास देखते हैं। सिविल जज का एग्जाम पास करने के बाद भी ना ये साइकोलॉजी का टेस्ट होता है, किसका एग्जाम पास करने के बाद? सिविल जज का, सीजे का। जज का भी, हाँ। और ये जो सीएसएस वगैरह करते हैं ना, उनकी भी साइकोलॉजिकल असेसमेंट होती है। पीएमएस हो गया, सीएसएस हो गया, इनकी भी साइकोलॉजिकल असेसमेंट होती है एंड में। मैम ये लेक्चर टाइम ओवर हो गया है, तो आप कह रही थी कि असाइनमेंट का आपने बताना है, तो वो फिर बता अच्छा दें। सॉरी बेटे, मैंने टाइम देखा नहीं, मैं पहले देखती रही हूँ टाइम, लेकिन अभी मैंने नहीं देखा थोड़ी देर से। अच्छा असाइनमेंट बेटे ये है कि अभी हमने पढ़ा था ना थोड़ी जो बायोलॉजिकल साइकोलॉजी है उसमें, कि न्यूरॉन्स जो हैं वो वेरी करते हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो ये आपने पढ़ के आना है कि ये जो वेरिएशन इन नंबर ऑफ न्यूरॉन्स है ना, इसकी वजह क्या है, ठीक है, और इसके क्या इफेक्ट्स होते हैं। ये सिर्फ आपकी ओरल जो है ना वो असाइनमेंट है, रीडिंग टास्क है आपका बस, लेकिन जो बताएगा उसके सर्चल मार्क्स जरूर जो है ना मार्क होंगे, ठीक है। मैम हाँ जी मैम बेटे। मैम एक जनरल टर्म में बॉयज और गर्ल्स का कंपैरिजन करें तो मैम उनके साइकिक बिहेवियर में एक चीज देखने को मिलती है कि गर्ल्स लिजर्ड्स और कॉकरोचेस से बहुत डरती हैं, हालांकि उन्हें पता भी होता है कि ये काटेंगी नहीं, लेकिन बॉयज के साथ अगर लिजर्ड या कोई कॉकरोच आ जाए तो उनका बिहेवियर बिल्कुल नॉर्मल ही रहता है, कोई इतना चेंज नहीं आता। मैम ऐसा क्यों होता है? अच्छा बेटे, इसमें ना दो रीजन हो सकती हैं। वही बात आ जाती है नेचर और नर्चर की। नंबर वन कि गर्ल्स आर मोर इमोशनल देन मेल्स इन सम केसेस, ठीक है, जैसे फियर जो है इनमें ज्यादा डोमिनेट करता है गर्ल्स में एज कम्पेयर टू मेल्स। नंबर वन ये रीजन हो गई, ठीक है। यस मैम। तो बेटे हमारा जो है ना वो एनवायरनमेंट, वो हमें सिखाया जाता है कि गर्ल्स आर वीक एंड मेल्स आर स्ट्रांग, ठीक है। लड़के बहादुर हैं, लड़कियां जो है वो बहादुर नहीं है। अगर वो कभी बनने की कोशिश करती भी है ना तो हम उनको जो है वो डांट के बिठा देते हैं कि ये तुम क्या लड़कों वाले काम कर रही हो, ऐसा हम करते हैं। तो ये बेटे दोनों रीजन हो सकती हैं, ठीक है। एक तो फियर का इमोशन जो है वो स्ट्रांग होता है उसमें फीमेल्स में, और दूसरी रीजन जो है वो हमारी लर्निंग ही इस तरह करवाई जाती है कि मेल जो है उनको स्ट्रांग कंसीडर किया जाता है। मतलब लड़कियां रो रही तो ठीक बात है, अगर लड़का कोई रोए तो वो अच्छी बात कंसीडर नहीं की जाती, उसको कहा जाता है कि तुम तो बहादुर हो, तुम क्यों रो रहे हो, ठीक है। तो हमारी लर्निंग ऐसे की जाती है। मैम अपना क्वेश्चन रिपीट कर दीजिएगा असाइनमेंट वाला काइंडली। असाइनमेंट का बेटे क्वेश्चन ये है कि हमने देखा था कि न्यूरॉन्स जो हैं वो वेरी करते हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, उनकी तादाद जो है, ठीक है। यस मैम। तो वो पर्सन टू पर्सन जो तादाद वेरी करती है उसकी रीजन क्या है और उसके हमारे बिहेवियर पे इफेक्ट्स क्या होते हैं, ये दो चीजें आपने पढ़ के आनी है, ठीक है। यस मैम ठीक। चले ओके बेटे, अपना ख्याल रखिएगा और प्लीज दुआ में जरूर याद रखिएगा मुझे भी और एक दूसरे को भी। अल्लाह हाफिज।